गुड मॉर्निंग। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। विजय बेटा खुश रहिए। क्लास के बाद आप मुझे कॉल कर लेना। असादुल्ला बेटा, आप मुझे क्लास के बाद तुरंत कॉल कर लेना। मतलब जब मैं क्लास में हैंडआउट वगैरह शेयर कर दूं, जब मैं क्लोज करूं, उसके बाद कॉल कर लेना। जो भी डाउट है पूछ लेना। ऑलराइट, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? ओके, क्या बात है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप सभी ने होमवर्क अटेम्प्ट किया होगा। जहर, एक बच्चे ने कहा था जहर है। आप कैसे हैं सर? हम जहर हैं। विजय बेटा। बहुत बढ़िया। ओके, मुझे उम्मीद है आप सभी ने होमवर्क अटेम्प्ट किया होगा। आप सबका ध्यान चाहिए। होता क्या है, कुछ बच्चे जब सवाल करते हैं ना, तो उनसे तुरंत सवाल नहीं बनते। देखो यार, दो तरह के बच्चे होते हैं, जिन्होंने इसे ऑलरेडी सॉल्व किया है और कुछ अचीवर में, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सॉल्व किया होगा इस चैप्टर को। हो सकता है दोनों ही सिचुएशन में आपको मैं सलाह दे रहा हूं, क्लास के जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं तब तक आपको होमवर्क दे दूं, और जो मैं कहना चाहता हूं वो सुन ले। क्लास के तुरंत बाद, मतलब जो आपकी क्लास खत्म होना, तो क्लास के तुरंत बाद आप सबसे पहले रिवीजन किया करो, और रिवीजन करने के बाद होमवर्क किया करो। राइट? क्लास के तुरंत बाद आप सभी लोग रिवीजन करें, और रिवीजन के बाद होमवर्क करें। उस समय आपसे मैक्सिमम सवाल बनेंगे, क्योंकि जो आपने सीखा है उसको आप गहराई से उसका रस निचोड़ते हो। फिर भी ऐसा होता है कई बार कुछ बच्चों सवाल नहीं बनता। मतलब मैंने देखा कि व्हाट्सएप में बच्चे सवाल रखे होते हैं, सर 2 सवाल है, 1 सवाल है, और जब उनसे वही सवाल, जैसे मैंने कभी कभी लेट रिप्लाई किया, उनसे पूछता बेटा अभी भी डाउट है क्या, बोलते सर हो गया। तो यार, जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जब डाउट आए तो उसे तुरंत मत पूछो। मान लो आप शाम को सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो कल सुबह उसे फिर से अटेम्प्ट करो। सुबह सॉल्व किया है तो शाम को फिर से अटेम्प्ट करो। जब सच में आप थक हार जाओ, सवाल में अपने सारे रिवीजन, सारे कंसेप्ट लगा दो और नहीं बनता है, तब पूछो बेटा। तब आप सीखोगे। वरना होगा क्या, जो सवाल आपके डाउट रहते हैं ना, कुछ दिनों के बाद, कुछ सवाल, कुछ समय के बाद, जब मैं, जैसे मैंने आपको कल रिवीजन करने को बोला था शॉर्ट नोट्स का, तो ऐसे मैं आपको रिवीजन करने को बोलूंगा मॉड्यूल का। तो जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो देखोगे जो सवाल आपसे नहीं बने तो फिर भी डाउट रहेंगे। जो सवाल आपसे पहली बार में बने और आपसे बने, वो वही आपको सिखाते हैं, वही आपके जहन में हमेशा रहते हैं। तो कोशिश करो सवाल में जब डाउट हो, बहुत बहुत कम पूछना पड़े। पहले खुद को परेशान करो, खुद से सारा निचोड़ लो। जब थक जाओ ना, तब बताने, तब आपको बताया जाएगा तो हमेशा याद भी रहेगा। तो आज का मेरा सजेशन है, प्रॉब्लम्स नहीं बनने पर उसे फिर से अटेम्प्ट करें, तुरंत नहीं पूछें। अटेम्प्ट अगेन। ठीक है? मुझे उम्मीद है आप इसे उतार पाएंगे और इसे जरूर आजमाएंगे। तो अटेम्प्ट अगेन आज का सजेशन है। सुबह करो, नहीं बना तो शाम को फिर से एक बार करो। फॉर्मूले देख के करो, साथ में हैंडआउट्स की लिंक खोल के करो, पर उसे अटेम्प्ट जरूर एक बार करो। जब सच में नहीं बने, सारा दिमाग लगाने के बाद तब पूछो। सबसे पहले आपको मैं नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे दूं। मुझे उम्मीद है कल मैंने आपको रिवीजन का जो होमवर्क दिया था, वो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन दिया था, और आप सबने कर लिया होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास का होमवर्क देता हूं आपको मैं, बिगिनर बॉक्स 3 तक, अप टू बिगिनर बॉक्स 3। ओके? और अगला होमवर्क रहेगा आपका इलस्ट्रेशन 7-8 तक कर ले। देखो यार, मैं होमवर्क थोड़ा ज्यादा देता हूं, क्योंकि मैं मान के चलता हूं ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो 100% होमवर्क करते हैं। तो मैं होमवर्क ज्यादा इसलिए देता हूं ताकि कोई बच्चा अगर 80% 70% करे ना, तो भी आज का जो 100% चाहिए वो हो जाए। ठीक है? तो जब आप होमवर्क करेंगे, हो सकता है 1-2 सवाल, 3 सवाल ऐसे मिले जो अभी आज डिस्कस नहीं हो, तब भी आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, पढ़ेंगे। फ्लो में कई बार सवाल हो जाता है। ठीक है? तो इलस्ट्रेशन नहीं बने तो परेशान नहीं होना है, ऑब्वियसली वो सवाल है जो आपको नहीं कराया। इलस्ट्रेशन 8 या 9 तक देख लेना, वो जहां तक है, अप टू 8 या 9। और तीसरा होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 में से, और वो रहेगा अप टू 53। ठीक है? 53 तक एक्सरसाइज 1। साथ ही आपको जो मैं रिवीजन से होमवर्क दे रहा हूं, अब धीरे धीरे आपको आधे घंटे 45 मिनट रिवीजन के लिए भी डेली का निकालना है, तो वो मैं होमवर्क में देते चलूंगा। आपको केमिस्ट्री में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। रिवीजन आपका जो रहेगा नेक्स्ट क्लास का, वो रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सरसाइज 1 के कोई भी रैंडम 20 सवाल, कोई भी रैंडम, एक्सरसाइज 1 के कोई भी रैंडम 20 सवाल, रैंडम 20 क्वेश्चन, ये आप सॉल्व करेंगे, जो आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। आपका रिवीजन रहेगा। ठीक है? अगर कोई बच्चा ऐसा है, मैंने जिस सीक्वेंस में होमवर्क दिया, आपको होमवर्क उसी सीक्वेंस में करना है, 1 2 3 4। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें 1 2 3 4 सारे सवाल लाइन से कर लिए, अभी भी उसके पास समय बचता है, अगर कोई बच्चा ऐसा है, तो उसके लिए ऑप्शनल है। अब आप एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट कर दें, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, और खास करके उन पॉइंट को ऑब्जर्व करें जो आपको क्लास में बताया गया, और अगर डाउट है तो मुझसे डिस्कस करें। एनसीईआरटी रीड करना है केमिकल इक्विलिब्रियम का,
जितना पढ़ाया वहां तक, है ना, जितना क्लास में डिस्कस हुआ केवल वही पढ़े, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और बारीकियों को ऑब्जर्व करें, कुछ नया मिले तो उसे देखें, सर ये वाला पॉइंट लगा, सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, दैट्स ऑल। क्लियर? तो आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क ये रहेगा, ये होमवर्क करने में आपको मैक्सिमम जाएंगे 2 आवर्स, है ना, विद रिवीजन, तो प्लीज इसे जरूर कर ले। एनसीईआरटी आपके पास ऑप्शनल है, अब आप पढ़ना चाहो तो उसे पढ़ लो, दैट्स ऑल। ये होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, प्लीज इसे करिएगा। फाइन, चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो उसी न्यूमेरिकल्स के सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में 3-4 न्यूमेरिकल और होने थे, तो वो जो क्लास खत्म होने की वजह से नहीं हुए। 1 मिनट, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो बफर हो रहा है, 1 मिनट में से रिफ्रेश कर देता हूं। क्या मेरी आवाज वीडियो क्लियर आ रहा है बेटा, कि कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो भी क्लियर है, आवाज भी क्लियर है, प्रेजेंटेशन भी क्लियर है। फाइन फाइन, सब कुछ क्लियर है। तो जिस बच्चे के एंड पे प्रॉब्लम आ रही, प्लीज उसे आप रिफ्रेश कर लो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और हम इक्विलिब्रियम के उस मेन सेट में पहुंचने वाले हैं जहां से सवाल आते हैं। तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल मेरे ख्याल से हो चुका था आपकी क्लास में। ये जो सवाल है ये आपकी क्लास में हो चुका था, हाँ, लेकिन मुझे इसमें एक बात आपसे डिस्कस करनी थी, और जिसका लॉजिक मैं आज समझाऊंगा। बच्चे ने मुझसे कहा कि सर ये जो रिएक्शन है, इसमें आपने हमसे पूछा है न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर हमें समझ में आता है कि अगर कोई रिएक्शन गिवन है, अगर कोई गिवन रिएक्शन है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे बस डिपेंड करता है। आपने कहा ये फैक्ट है, हमने रट लिया, हमने मान लिया, हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन सर जब हम उसका वॉल्यूम बदल रहे हैं, तो वॉल्यूम के बदलने से सर इसकी कंसंट्रेशन तो बदलेगी ना यार। सर जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। जब हम लोग Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 लिखेंगे। सर जो कंसंट्रेशन होता है ना वो N/V होता है। सर अगर हमने V को बढ़ाया है तो सर कंसंट्रेशन तो बदलेगा ना, बिल्कुल बदलेगा। सर जब हमने V को बढ़ाया है तो कंसंट्रेशन बदलता है, तो फिर भी आखिर K क्यों नहीं बदलता है? सर जब हमने V को बढ़ाया या घटाया है तो कंसंट्रेशन घटता या बढ़ता है। सर कंसंट्रेशन जब बदलता है तो आखिर K क्यों नहीं बदलता? हाँ ठीक है, आपने हमें रटा दिया तो हमसे सवाल तो बन जाएंगे। आपने हमें कहा कि सर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो K नहीं बदलेगा, वो समझ में आ जाएगा। पर सर आखिर ऐसा क्यों है? देखो बेटा, मैं इसी चीज को अभी एक सवाल से और समझाऊंगा, पर उसके पहले मैं आपके दिमाग में एक बात सेट करना चाहता हूं। क्या जो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है उसके जीवन की ये आखिरी इच्छा के जैसा है कि जो रिएक्शन रिवर्सिबल है वो तब तक चलती है या तब तक उसमें कन्वर्जन चलता रहता है या चीजें होती रहती हैं, हमें ऑब्जर्वेबल चेंज नजर आता है, जब तक वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती। एक रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पे आना ऐसा है जैसे दुनिया जहां की उसे सारी खुशियां मिल गई। ये कुछ ऐसा है जैसा एक बच्चा जो मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको एम्स कॉलेज मिल जाना। तो जैसे ही उसे एक मेडिकल कॉलेज मिल गया, उसे लगता है मुझे वो मिल गया जिसके पीछे मैं कब से दौड़ रहा था। एक रिएक्शन के जीवन में भी इक्विलिब्रियम का आना ऐसा है, उसे लगता है अरे मेरे जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब वो समय आ गया, वो पल आ गया जिसके लिए कब से ये रिएक्शन हो रही थी। तो रिएक्शन तब तक चलती है, रिवर्सिबल तब तक चलती है जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। और एक बार अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रिएक्शन उस सिचुएशन को लूज नहीं करना चाहती। जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो चीजों को चेंज करते हैं, कभी कंसंट्रेशन मिला देते हैं तो कभी निकाल लेते हैं, तो कभी वॉल्यूम बदलते हैं, तो कभी प्रेशर बदलते हैं, तो कभी कुछ करते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बदलने से रिएक्शन अपने आप को बदलता है। जैसे एक बच्चा बड़ी कोशिशों के बाद मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, एक रिएक्शन बड़ी कोशिशों के बाद इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई। एक बच्चा बड़ी कोशिशों के बाद मेडिकल कॉलेज पे पहुंच गया, अब उससे कहा जाए बेटा कॉलेज छोड़ दो। एक रिएक्शन बड़ी कोशिशों के बाद इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई, उस रिएक्शन से कहा जाए इक्विलिब्रियम छोड़ दो, रिएक्शन को मंजूर नहीं होगा, बच्चे को मंजूर नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसे मजबूर किया जाए, चीजों को बदला जाए, उसकी परिस्थितियों को बदला जाए, तो होगा क्या? वो खुद को ढालना शुरू करेगा, खुद को उन परिस्थितियों में अडॉप्ट करेगा, और उसी एडाप्टेशन में वो खुद को ऐसे अडॉप्ट करता है, ऐसे अडॉप्ट करता है कि जो उसका इक्विलिब्रियम है वो फिर से आ जाए। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को समझने के लिए एक नंबर का सहारा लिया।
और वो जो नंबर है उस नंबर का नाम रखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब अपने को इक्विलिब्रियम कहने से फील नहीं आ रही थी, तो अपन ने इक्विलिब्रियम को समझने के लिए एक नंबर बोलना शुरू कर दिया। अच्छा ये नंबर है, तो उसको ऐसे बोलते हैं कि एक रिएक्शन तब तक चलती है जब तक वो नंबर नहीं आ जाता। तो जैसे वो नंबर आएगा, रिएक्शन के जीवन में सारी खुशियां आ गई। अब आप कंसंट्रेशन बदलोगे, प्रेशर बदलोगे, परिस्थितियों को बदलोगे, तो उसका के का नंबर बदलना चाहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम बदलेगा, पर इक्विलिब्रियम नहीं बदलना चाहता क्योंकि रिएक्शन वहीं आना चाहता है। तो उस इक्विलिब्रियम वर्ड को मैंने एक नंबर से बोला जिसका नाम है के। तो वो के को बदलना चाहेगा, पर के तो नहीं बदलेगा क्योंकि जो के है वही तो उस इक्विलिब्रियम सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो के नहीं बदले इसीलिए सब कुछ बदलता है, या ऐसे सोचो कि सब कुछ इसीलिए बदलता है ताकि के ना बदले। मेरा कहने का मतलब है ये जो सवाल है इसमें वॉल्यूम से कुछ ना कुछ बदला होगा, वो कुछ ना कुछ इसीलिए बदला होगा ताकि के ना बदले, या ऐसे सोचो कि के ना बदले इसीलिए सब कुछ बदलता है, या सब कुछ ऐसे बदलता है कि के ना बदले, कि के ना बदले। सर के है क्या? के उसकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन को लूज नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी चीज को समझाने के लिए मैं एक सवाल और ले रहा हूं, ठीक है? इसी चीज को समझाने के लिए कि वो अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदलना चाहता है, मैं एक सवाल और ले रहा हूं आप सबके सामने स्क्रीन पर है। अगला सवाल पहले आप सब अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। बिल्कुल पवन बेटा, बिल्कुल पवन। सवाल है ए सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद 2b गैस प्लस 3c गैस। A solid is in equilibrium with 2b gas plus 3c gas. If equilibrium concentration of C gets doubled, C का कंसंट्रेशन दुगना कर दिया तो बताओ क्या क्या होगा। किसी एक प्रोडक्ट का, किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दुगना कर दिया, तिगुना कर दिया, चार गुना कर दिया, तो भैया कंसंट्रेशन के बदलने से, प्रेशर के बदलने से, वॉल्यूम के बदलने से, कैटलिस्ट के मिलाने से, इनर्ट गैस के मिलाने से के नहीं बदलता है, के नहीं बदलता है। के बदलेगा ये तो भूल ही जाओ, के बदलेगा ये तो भूल ही जाओ। पर यार सर हमने जब प्रोडक्ट को मिलाया है तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा। हाँ बदलेगा, और जो कुछ बदलेगा वो इसीलिए बदलेगा, वो ऐसे बदलेगा। सर हमने मिलाया है तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा। जी हाँ वो बदलेगा, जो बदलेगा वो ऐसे बदलेगा और इसीलिए बदलेगा कि के ना बदले। हेलो, जो बदलेगा वो इसीलिए बदलेगा और ऐसे बदलेगा कि के ना बदले। सर बताओ कैसे बदलेगा? वो कुछ ऐसे बदलेगा, सुनिएगा ध्यान से। ये मेरे सामने रिएक्शन है ए सॉलिड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, फिर भी आपका ध्यान चाहिए। ए सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद 2b गैस प्लस 3c गैस। जब मैं इस रिएक्शन का के का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? सर ऐसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 3। यहां पर जो ये बी है, ये इस रिएक्शन में बी की कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम, ये सी की कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रखोगे तो उससे इसका के आएगा जो कि उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर वही रहेगा। लेकिन हमसे रहा न गया, हमने उसमें सी मिला दिया तो सी की कंसंट्रेशन बदल जाएगी। जब हमने सी को मिला दिया, हमें पता है कि सी को मिलाने से कुछ ना कुछ तो बदलेगा, पर जो भी बदलेगा वो ऐसे बदलेगा कि के ना बदलेगा। मतलब जो के पहले था वही के बाद में भी रहेगा, जो के पहले था वही के बाद में भी रहेगा। लेकिन इसकी वजह से, सी को मिलाने की वजह से बी की कंसंट्रेशन कुछ बदलेगी। हमने जो चेंज किया उसके चेंज से कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। सी को दुगना किया तो बी की कंसंट्रेशन में भी चेंज होगा, पर वो ऐसे चेंज होगा कि अगर के की वैल्यू पहले जितनी थी उतनी ही के की वैल्यू बाद में रहे। तो उसी चीज को मैथमेटिकल में ऐसे लिखता हूं, के बराबर बी डैश का होल स्क्वायर इंटू सी कितना हो गया? 2c का होल क्यूब। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी डैश का होल स्क्वायर इंटू सी का होल क्यूब इंटू 8। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मजे की बात है इन सभी नंबर को बी और सी को मल्टीप्लाई करो, बी डैश और सी और 8 को मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा। अरे वही मतलब हुआ कि के नहीं बदलेगा, या चीजें ऐसे बदलेगी, चीजें ऐसे बदलेगी कि के नहीं बदलेगा। तो आप क्या कहोगे? सर इसका मतलब है जितना के पहले था उतना ही के बाद में रहेगा, जितना के पहले था उतना ही के बाद में रहेगा। सी क्यूब से सी क्यूब कट जाएगा, नया वाला कंसंट्रेशन बी का
होल स्क्वायर बराबर 1/8 इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा। सवाल हमसे बी का स्क्वायर नहीं पूछा है, हमसे कंसंट्रेशन ऑफ बी नया वाला इक्विलिब्रियम पे पूछा है। तो बी डैश बराबर 1/2√2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा। मतलब जब सी की कंसंट्रेशन को दुगना करोगे तो बी की कंसंट्रेशन पुराने वाले कंसंट्रेशन का 1/2√2 टाइम्स हो जाएगा। और ऐसा वो इसलिए होगा ताकि के न बदल पाए, ऐसा वो इसलिए होगा ताकि के न बदल पाए। हेंस द करेक्ट आंसर इज सी, हेंस द करेक्ट आंसर इज सी। इस सवाल में आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये जो बातों बातों में मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर भी इस सवाल का जिस बच्चे ने सबसे पहले सही जवाब दिया उस बच्चे का नाम है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, क्या बात है यार, उस बच्चे का नाम है अंकित रोशन। अंकित रोशन कहो, बहुत अच्छे बेटा। अंकित ने इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब दिया, क्या बात है बेटा। ए सॉलिड है। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा सर ए नहीं आएगा, बेटा ए सॉलिड है, देखो छुपा के लिखा है सॉलिड, बहुत ध्यान से देखना होता है फिजिकल स्टेट नीतीश। ऑलराइट, फिर से सुनेंगे। सी को दुगना किया तो बी का कंसंट्रेशन बदलेगा, और वो इसीलिए बदलेगा और ऐसे बदलेगा, वो इसीलिए बदलेगा और ऐसे बदलेगा कि के ना बदल पाए, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदलता तो के नहीं बदलता। रिएक्शन के जीवन की खुशियां हैं इक्विलिब्रियम पे पहुंचने की। वो एक बार इक्विलिब्रियम पे आएगा उसे लूज नहीं करना चाहेगा, और लूज नहीं करना चाहेगा तभी सब कुछ चेंज होता है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, इसका आंसर मुझे तुरंत देंगे जल्दी से, इसका आंसर मुझे तुरंत देंगे जल्दी से। क्या बात है यार, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। इस सवाल का आंसर सबसे पहले दिया है प्रथम भार्गव ने, बहुत अच्छे प्रथम बेटा। अंकित रोशन, प्रथम भार्गव, दोनों ने आज की पारी की शुरुआत की है सबसे पहले सही जवाब देके। कई बच्चों ने सही आंसर दिया, आप सभी बधाई के पात्र हैं, लेकिन सबसे पहले जिसने दिया नाम तो उसी का लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, अरे हद आसान है यार, हद आसान है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर 1 दे रहे हैं, बेटा 1 गलत है। मैंने कहा जल्दी देने की आवश्यकता नहीं, सही दो, लाइन से सही आंसर आए उसका खुशी अलग है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे सुनो ना, टेम्परेचर पहले 400 था, फिर 300 हो गया, टेम्परेचर घट गया, टेम्परेचर के घटने से 10 की पावर -3 से -2 हो गया, टेम्परेचर के घटने से के बढ़ गया। सर -3 से -2 हुआ तो घट गया ना बेटा, माइनस साइन है, बढ़ गया। टेम्परेचर के घटने से के बढ़ जाता है, बोलो ऐसा किस रिएक्शन में होता है? सर वो तो एक्सोथर्मिक में होता है। अरे एक्सोथर्मिक डिटैच नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर 3 होता है, इसलिए आंसर 3 होता है। एक्सोथर्मिक, सो सिंपल। बहुत अच्छे, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड। ये जो अपन ने बात करी, ठीक है, ये सारे सवाल थे कल की क्लास के। आज की क्लास एक्चुअली में स्टार्ट होनी थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, तो अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं आप सबके सामने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और मुझे आप सबका ध्यान चाहिए पूरा। रेफरेंस वगैरह कर लो, सब कुछ कर लो, जो मैं कहने वाला हूं लिसन केयरफुली। मैं आप सबके सामने एक नया टर्म लेके आया हूं जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं आखिर ये है क्या, इसका फील क्या है, इसका मैथमेटिकल मतलब क्या है और हमारे किस काम का है, राइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज DOD, ये होता क्या है? देखो ऐसा होता है, जो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी खत्म नहीं होती। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती, ये कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट कुछ ना कुछ तो बच जाएगा। मतलब आप जितना भी रिएक्टेंट लोगे उसका कुछ हिस्सा टूटेगा लेकिन कुछ हिस्सा बचेगा, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, वो 100% कभी डिसोसिएट नहीं होती। इसीलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम अल्फा की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम अल्फा की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फील होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड। अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन total number of molecules taken, upon total number of molecules taken। क्या मतलब है? मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है, उसमें रिएक्टेंट के 100 मॉलिक्यूल है,
रिएक्टेंट जब हमने शुरू में दिया तो उसके 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 में से 50 मॉलिक्यूल टूट गए। सर सारे क्यों नहीं टूटे? बेटा ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्टेंट कभी पूरा खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर बचेगा, एक मॉलिक्यूल बचेगा पर जरूर बचेगा। हमने 100 मॉलिक्यूल लिए थे, उसमें से 50 टूट गए, तो जो अल्फा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन होगा, मतलब 50/100 होगा, मतलब हाफ होगा, मतलब जब आप इसे परसेंट में निकालोगे तो इंटू 100 करोगे तो कितना होगा? 50%। जैसे मैंने बोला कि वो जो फला रिएक्टेंट है उसका अल्फा, वो जो फला रिएक्टेंट है उसका अल्फा 50% है, तो बच्चा समझ गया, अच्छा अल्फा 50% है, मतलब जितना लेंगे उसका 50% ही टूटेगा, मतलब 10 मोल लेंगे तो 5 मोल ही टूटेगा, 5 मोल बचेगा, मतलब 20 मोल लेंगे तो 10 मोल टूटेगा, 10 मोल बचेगा। नाउ यू आर एबल टू फील व्हाट इज द रिमेनिंग रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कितना टूटा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें यह सिखाता है, बताता है कि गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में से, गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में से कितना रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है। इन द सेम वे अगर मान लीजिए किसी सवाल में अल्फा की वैल्यू होती 80%, तो 80% कहने का मतलब है कि हम जितना लेंगे उसका 80% ही टूटेगा, 20% नहीं टूटेगा। अब हम ये एज्यूम कर सकते हैं, अब हम ये फील कर सकते हैं कि जितना रिएक्टेंट लिया उसमें कितना टूटा। सर आखिर हमें इस सन की आवश्यकता क्या आन पड़ी? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो पूरा का पूरा खत्म नहीं होता है, तो हमें यह समझना जरूरी होगा कि आखिर वो कितना खत्म हुआ, आखिर वो कितना बचा। ठीक है, आप सब ने मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। जब मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे कहा, सर अगर हम ऊपर नीचे अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे कोई दिक्कत है क्या? ये जो बच्चा है काल्पनिक बच्चा है। उस बच्चे ने मुझसे कहा, सर अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर जैसे ही हम अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने फॉर्मूला आ जाता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल टेकन। मतलब हम जो बातें अभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में कर रहे थे हम वही बातें मोल के फॉर्म में भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमने किसी रिएक्टेंट का 10 मोल लिया, उसमें से 5 मोल टूटा, हम जो बातें मॉलिक्यूल के फॉर्म में कर रहे थे वही बातें हम मोल के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर हमने 10 मोल लिया था उसमें से 5 मोल टूटा, तो सर अल्फा फिर भी तो 50% है। फिर वही मतलब जो अल्फा है वो तो हमें ये फील कराएगा कि जितना लिया था उसमें से कितना टूटेगा। अगर अल्फा 50% है मतलब जितना लोगे उसका 50% टूटेगा। मतलब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, सुनिएगा ध्यान से, सवाल कुछ ऐसा है मेरा कि मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए, एक रिएक्टेंट है ए, हेलो, ए रिएक्टेंट का जो हमने इनिशियल मोल लिया था वो लिया था ए, ए रिएक्टेंट का जो इनिशियल मोल लिया था वो लिया था ए में से कुछ टूट गया, ए में से कुछ टूट गया, कितना मोल लिया था ए में से कुछ टूट गया, मोल लिया था ए, कुछ टूटा है वो है एक्स। आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ए मोल लिया था, ए में से कुछ टूटा है, ए मोल लिया था, ए में से कुछ टूटा है, आप मुझे बताओ जो टूटा एक्स है वो कितना होगा? सर यहां से देखें ना, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बराबर अल्फा इंटू नंबर ऑफ मोल टेकन। सर आपने कितने लिए थे? ए। सर अल्फा इंटू ए। अच्छा ये अल्फा इंटू ए है तो वही एक्स है। अरे जो हम ये रिएक्शन में एक्स लिखते हैं, सुनो 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 और दिमाग में सेट कर लो अच्छे से, हम लोग रिएक्शन लिखेंगे ए माइनस एक्स। ये जो एक्स है ये है टूटा हुआ, क्या है? टूटा हुआ। ये जो एक्स है वो क्या है? टूटा हुआ। ये जो एक्स है वो क्या है? टूटा हुआ। ये जो एक्स है वो क्या है? टूटा हुआ। एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था, अच्छा मतलब अगर हमें अल्फा पता है हम ये भी बता सकते हैं कितना टूटा है, अगर हमें अल्फा पता है तो हम ये भी बता सकते हैं कितना टूटा है। तो बच्चा बड़े ध्यान सुन रहा था, बोला सर मुझे मेरी पुरानी बातें याद है। मैंने कहा क्या? सर हम पढ़ा करते थे कि जो कंसंट्रेशन होता है, हम पढ़ा करते थे जो कंसंट्रेशन होता है वही मोलैरिटी होता है, वही n/v होता है। सर अगर मैं इस फॉर्मूले को
20 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा नहीं है। लेकिन सर जैसे वैसे 20 से डिवाइड करते हैं तो सर फॉर्मूला बदल जाता है, जहां मोल था वहां कंसंट्रेशन आ जाता है, जहां मोल था वहां कंसंट्रेशन आ जाता है, फॉर्मूला बदल के C डिसोसिएटेड अपॉन C टेकन हो जाता है। फॉर्मूला बदल के C डिसोसिएटेड अपॉन C टेकन हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर हमें अल्फा पता है तो हम कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड भी निकाल सकते हैं, मोल डिसोसिएटेड भी निकाल सकते हैं। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम ना। हम लोग पढ़ रहे हैं गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जो अक्सर होंगी, उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे वो अक्सर गैसेस होंगे। अगर कभी कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस है तो जैसा आप मोल लेके चलते हो, जैसा आप मोल लेके चलते हो वैसा सीधे आप प्रेशर भी लिख सकते हो। सर क्या मतलब? कुछ मतलब ऐसा होगा, सुनिएगा। अगर ये रिएक्शन गैसियस है, सबको दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर ये रिएक्शन गैसियस है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे T इक्वल टू 0 पे इसके A मोल, T इक्वल टू 0 पे इसके A मोल। अगर ये रिएक्शन गैसियस है तो जहां मोल है वहां हम प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं T इक्वल टू 0 पे इसके P प्रेशर। हेलो, T इक्वल टू 0 पे इसके P प्रेशर। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि गैसियस रिएक्शन के लिए जो मोल होता है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। स्वाभाविक सी बात है, पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, तो P प्रोपोर्शनल टू N होता है ना। फील करके देखो तो ऐसे देखो ना, अरे इस बॉटल में 100 मॉलिक्यूल है, इस बॉटल में 100 मॉलिक्यूल हैं तो उनका प्रेशर P है। 200 मॉलिक्यूल हैं तो प्रेशर तो ज्यादा होगा ना, 300 मॉलिक्यूल है तो प्रेशर और ज्यादा होगा ना। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा प्रेशर एग्जर्टेड होगा। मतलब मोल ज्यादा प्रेशर ज्यादा, मतलब जहां मोल लिखते हैं वहां प्रेशर लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जो अल्फा है उसका फॉर्मूला मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी लिखा जाएगा, मोल के भी फॉर्म में लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी लिखा जाएगा। अगर कोई रिएक्शन गैसियस है तो उसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P डिसोसिएटेड अपॉन P टेकन। कितना प्रेशर लिया था उसमें से कितना टूटा, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही अल्फा होता है। आखिर अल्फा है क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमें बताता क्या है? कितना टूटा। जितना टूटा उसको हम लिखते हैं x, जितना टूटा उसको हम लिखते हैं x। यहां पे एक ट्विस्ट है बच्चों, यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट ये है कि अगर कोई रिएक्शन है, सुनिएगा ध्यान से, जैसे मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, और एक दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं लेट्स से A इज इन इक्विलिब्रियम विद 2B प्लस 3C, और एक दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं आप सबके सामने 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस 3C, राइट। यहां पे ट्विस्ट ये है कि जब कभी कोई रिएक्शन होती है, जब कभी कोई रिएक्शन होती है, उसे मैं एक और छोटे से एग्जांपल के माध्यम समझा रहा हूं। जब कभी कोई रिएक्शन होती है तो ये जो रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री होता है ना, ये जो रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री होता है ना, रिएक्टेंट इसी रेशियो में जाता है और इसी रेशियो में आता है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी N2 और H2 की रिएक्शन होगी तब तब N2 का एक मॉलिक्यूल H2 के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। जब जब इसका 1 जाएगा, इसका 3 जाएगा, इसका 2 जाएगा, इसका 6 जाएगा, इसका 2 इसका 4 आएगा, 1 जाएगा, 3 जाएगा, 2 आएगा, 1 जाएगा, 3 जाएगा, 2 आएगा। हेलो, 1 जाएगा, 3 जाएगा, 2 आएगा, 2 जाएगा 2 इंटू 1, 6 जाएगा 2 इंटू 3, 4 आएगा 2 इंटू 2। सर ये क्या किया? इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा मानो ना यार। स्टोइचियोमेट्री कितनी थी? 1 3 2। मतलब अगर इसका x जाएगा तो इसका 3x जाएगा, इसका 2x आएगा। सरल भाषा में स्टोइचियोमेट्री के रेशियो में ही जाता है, स्टोइचियोमेट्री के रेशियो में ही जाता है। सुन रहे हो क्या? स्टोइचियोमेट्री के रेशियो में ही जाता है और उसी रेशियो में आता है, स्टोइचियोमेट्री के रेशियो में जाता है, स्टोइचियोमेट्री के ही रेशियो में आता है। तो आपको याद रखना है कि जो रेशियो है उसी रेशियो में जाएगा, उसी रेशियो में आएगा। थोड़ा सा हिंदी लिखा चल जाएगा। अगर किसी रिएक्शन में आपको आपको
देखो यार, ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना, इसका जो सारा का सारा खेल है ना, वो इक्विलिब्रियम पे ही होता है। सवाल में कभी इक्विलिब्रियम दिया होता है तो कभी दिया नहीं होता है। सवाल में कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन दी होगी तो कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं दी होगी। कैसा भी सवाल होगा उसको हमें खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना होगा। मतलब ये जो आपके सामने पहली हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पर इसके ए मोल है। रिएक्शन की शुरुआत t इक्वल टू 0 पे होती है। t इक्वल टू 0 का मतलब है जब रिएक्शन की शुरुआत हुई, जब दुनिया की शुरुआत हुई मतलब नहीं है। t इक्वल टू 0 का मतलब जब रिएक्शन की शुरुआत हुई। जब रिएक्शन की शुरुआत हुई तो उसके कितने मोल? ए। जब रिएक्शन की शुरुआत हुई कितने मोल? ए। समय बीतता जाएगा, रिएक्टेंट टूटता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा, ए से कुछ जाएगा, बी का कुछ आएगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ए जीरो कभी नहीं होगा, ए जीरो कभी नहीं होगा। रिएक्शन चलेगी क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें एक ना एक दिन इक्विलिब्रियम आएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा, ए में से कुछ चला जाएगा, जो जाएगा स्टोइकियोमेट्री के रेशियो में जाएगा, जो आएगा स्टोइकियोमेट्री रेशियो में आएगा। स्टोइकियोमेट्री 1, स्टोइकियोमेट्री 1, a माइनस एक्स कितना बनेगा? x। अच्छा, मतलब यहां पे मान लो t इक्वल 0 पे इसके a मोल थे, समय बीतता जाएगा, a का कुछ हिस्सा टूट जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा, a में से कुछ टूटेगा, जो टूटेगा जो जाएगा, हेलो, जो टूटेगा जो जाएगा वो स्टोइकियोमेट्री रेशियो में ही जाएगा। स्टोइकियोमेट्री कितनी? 1, a माइनस एक्स, और जो आएगा स्टोइकियोमेट्री रेशियो में आएगा, मतलब जो आएगा वो 2x और 3x। अरे समझे क्या बाबू? स्टोइकियोमेट्री के रेशियो में ही जाएगा, स्टोइकियोमेट्री के रेशियो में ही आएगा। वहीं पे हमारे सामने एक दूसरी रिएक्शन है, 2a इज इन इक्विलिब्रियम विद b प्लस 3c। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? सजेशन। मेरा सजेशन है, अगर किसी रिएक्शन के इनिशियल मोल गिवन है तो जो गिवन है वही लिखना। जैसे इसके ए मोल दिए हैं तो ए लिखना, इसके बी मोल दिए होते तो बी लिखना, इसके फलाना मोल लिखे दिए होते तो फलाना लिखना। अगर रिएक्शन में इनिशियल मोल गिवन नहीं है, अगर रिएक्शन में इनिशियल मोल गिवन नहीं है और हमें एज्यूम करना है, तो जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी के इक्वल एज्यूम करना। मतलब 2a इज इन इक्विलिब्रियम विद b प्लस 3c। इसके मोल नहीं दिए हैं, t इक्वल टू 0 पे कुछ मोल रहे होंगे, हमें एज्यूम करना होगा। इनिशियल मोल गिवन नहीं है, तो जब एज्यूम करना तो जो उसकी स्टोइकियोमेट्री है वही एज्यूम करना। बोले तो 2, मतलब हमने ऐसा मान लिया कि t इक्वल टू 0 पे कितने मोल थे? 2। रिएक्शन की शुरुआत हो गई, समय बीतता जाएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, ए में से कुछ टूट जाएगा, ए में से कुछ टूट जाएगा, जो टूटेगा, सुनो सुनो सुनो, ए में से कुछ टूट जाएगा, जो जाएगा जो आएगा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में आएगा। मतलब 2 में से जो जाएगा 2x, जो आएगा x, जो आएगा 3x। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात खत्म नहीं हुई। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है x, ये है क्या? ये है टूटा हुआ। ये क्या है? टूटा हुआ। ये x क्या है? टूटा हुआ। ये 2x क्या है? टूटा हुआ। हेलो, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा डिसोसिएट होगा। ये जो डिसोसिएट हुआ है, जिसे अपन बोल रहे हैं टूटा हुआ, मैंने आपसे सवाल पूछा होता, सुनिएगा ध्यान से, पहली वाली रिएक्शन में ये जो x है ये क्या है? टूटा हुआ। ये a मोल है, क्या है? मान लो मोल। मैंने पूछा होता x की वैल्यू अल्फा के फॉर्म में क्या होगी, तो आप क्या कहते? अच्छा ये मोल है, टूटा हुआ है, तो सर ने कहा था अल्फा होता है टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। देखो देखो देखो, अल्फा होता है टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ, अल्फा होता है टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। चलो यहां लिख देता हूं, अल्फा होता है टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ, टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। हेलो, कितना टूटा और हमने कितना लिया, इन दोनों का जो रेशियो होता है यही तो अल्फा होता है। तो मैंने आपसे सवाल में पूछा है
मैंने आपसे उस सवाल में पूछा है बोलो कितना टूटा है, आप कहोगे सर अल्फा बराबर टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। मतलब सर जो x है उसका वैल्यू अल्फा इंटू ए है। मतलब सर जो x है उसका वैल्यू अल्फा इंटू ए है। अरे समझ में आ रहा क्या? तो अपने को लिखना कैसे है? इनिशियल मोल गिवन है तो लिख लो, माइनस स्टोइचोमेट्रिक फॉर्म में जाएगा। ये जो x है ना, ये पूरा का पूरा x का मतलब है डिसोसिएटेड। क्या मतलब है? डिसोसिएटेड। वही लॉजिक यहां लगाते हैं। यहां कितना टूटा सर? वही कितना सर, x बराबर a इंटू अल्फा। यहां कितना टूटा? ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है सर? ये पूरा है टूटा हुआ। ये पूरा क्या है? टूटा हुआ। क्लियर? हम इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं अल्फा के फॉर्म में। सर अल्फा का फॉर्मूला होता है टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। हेलो सर, अल्फा का फॉर्मूला होता है टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। कितना टूटा? 2x। कितना लिया? 2। बोलो अल्फा कितना? x। बोलो अल्फा कितना? x। तो लॉजिक याद रखना है, जब कभी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो किसी रिएक्शन में ऐसे निकालेंगे, अगर हम फील्ड से निकालेंगे तो कुछ ऐसे निकालेंगे। कैसे? मॉलिक्यूल के फॉर्म में, मोल के फॉर्म में, कंसंट्रेशन के फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में। बच्चों आप सबके सामने अल्फा का जनरल फॉर्मूला आ चुका है। अल्फा बराबर, सुनो सुनो सुनो, अल्फा बराबर टूटा हुआ अपॉन, बोलेंगे आवाज नहीं आ रही, अल्फा बराबर टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। अल्फा बराबर, बोलो ना यार, अल्फा बराबर टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। अल्फा बराबर टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ, दिया हुआ नहीं, लिया हुआ। अल्फा बराबर टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। हाँ, टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। इज दिस क्लियर? तो अल्फा का फॉर्मूला आ चुका है, अल्फा का फॉर्मूला आ चुका है x बाई ए। तो वही मैंने आपके सामने लिखा, अल्फा इक्वल टू x बाई ए। जब इसे परसेंट बदलना होगा तो परसेंट अल्फा इक्वल टू x बाई इंटू 100। परसेंट अल्फा इक्वल टू x बाई ए इंटू 100। ये जो x है ये है टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स। ये नंबर नहीं, ये है टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स। और जो a है वो है इनिशियल मोल। जो a है वो है इनिशियल मोल। ध्यान रखना है, जब किसी रिएक्शन में हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमें स्टोइचोमेट्री के फॉर्म में, हमें स्टोइचोमेट्री के फॉर्म में ही उसे डिसोसिएट कराना है और स्टोइचोमेट्री के फॉर्म में ही उसे प्रोड्यूस कराना है। स्टोइचोमेट्री के फॉर्म में जाएगा, स्टोइचोमेट्री के फॉर्म में आएगा। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, कहां गया उसका नाम? एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर वो जो तीसरा वाला रिएक्शन है ना सर, उसमें पूरा टूट जाएगा। भैया अल्फा की वैल्यू 100% है क्या? अल्फा की वैल्यू 100% है क्या? अरे अल्फा एक्स के बराबर है यार, तो क्या वो 100% है? जब 100% है तो पूरा कहां से टूटेगा? जब 100% नहीं तो पूरा कहां से टूटेगा? जब 100% नहीं तो पूरा कहां से टूटेगा? एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर वहां 1 क्यों नहीं लिखा? अरे 1 लेके कर लेंगे, 1 लेके कर लेंगे। मैंने ए एज्यूम किया, ए का मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। इसी चीज को मैं और क्लियर ढंग से समझाता हूं एक न्यूमेरिकल की मदद से। आप सबका अभी फिर से ध्यान चाहिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अभी मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए, अल्फा मतलब टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ, अल्फा मतलब टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। और दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि स्टोइचोमेट्री के फॉर्म में जाएगा, स्टोइचोमेट्री के फॉर्म में आएगा। आप सबको मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं इस न्यूमेरिकल के माध्यम से। आप सबके सामने स्क्रीन पे एक सवाल है, मुझे आपका ध्यान चाहिए, मैं समझा रहा हूं आपको। 3a plus 2b is an equivalency। ऑब्वियस सी बात तो नहीं बोला है तो गैस 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 मान लेंगे। इनिशियल मोल दे रखा है, सबसे पहले रिएक्शन लिख लो 3a प्लस, सबसे पहले रिएक्शन लिख लो 3a plus 2b is in equilibrium with C। T इक्वल टू 0 पर a के कितने मोल हैं? 8। b के कितने मोल हैं? 4। सर ने कहा था कि जब कभी मोल दिया होगा तो जितना दिया है उतना ही लिखना, नहीं दिया होगा तो एज्यूम करना, जो एज्यूम करना वो स्टोइचोमेट्री रेशियो के बराबर करना। मतलब अगर 8 और 4 नहीं दिया होता तो हम a के 3 मोल मानते, b के 2 मोल मानते, पर अपने को स्टोइचोमेट्री और अपने को निशमूल दे रखा है। इज दिस क्लियर? ऑलराइट। शुरुआत में केवल ए था, केवल बी था और सी के मोल 0 थे। रिएक्शन धीरे धीरे प्रोसीड हुई आगे, समय बीता, इक्विलिब्रियम आया। 8 में से कुछ टूटेगा, 4 में से कुछ टूटेगा, जो टूटेगा जो जाएगा स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में जाएगा, स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में जाएगा और स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में ही आएगा। 8 माइनस 3x क्या है? मोल्स एट इक्विलिब्रियम। 4 माइनस 2x क्या है? मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। x क्या है? मोल्स ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम।
तो इसके मोल प्लस इसके मोल प्लस इसके मोल बराबर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मतलब 8 माइनस 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस x बराबर 10.4। हेलो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करके आपके सामने x की वैल्यू आएगी। सभी लोग मुझे x की वैल्यू बताएंगे, सभी लोग मुझे x की वैल्यू बताएंगे, x की वैल्यू बताएंगे, सभी लोग मुझे x की वैल्यू बताएंगे। जो लोग सीख रहे हैं साथ में x की वैल्यू, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जी हाँ, तो x की वैल्यू आती है 0.4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4। गौर फरमाना, सवाल हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा है, सवाल हमसे पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एंड बी। तो चलो अल्फा ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो ए का निकालना है। ये पूरा का पूरा क्या होता है सर? टूटा हुआ, टूटा हुआ। हेलो, ये पूरा क्या है? ये पूरा बता रहा ना, इतना टूट गया, ये टोटल टूटा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करोगे सर? 3 इंटू 0.4। सर 0.4 कैसे पता चला आपको? अरे एक्स की वैल्यू आ गई ना यार, 3 इंटू 0.4 अपॉन 8। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आता है 0.15। परसेंट में बदलो कितना जाएगा? 15%। देख लीजिए, आया है ना, देख लीजिए, जो ए आता है वो आता है 15%। ए का जो अल्फा आया वो कितना आया? 15%। क्लियर? ए का जो अल्फा आया वो कितना होगा? 15%। अब इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं बी। तो बी का अल्फा कैसे निकालेंगे बच्चों? अगेन, ये 2x क्या है? टूटा हुआ। ये 4 क्या है? लिया हुआ। अल्फा क्या होता है? टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। टूटा कितना? 2x। 2 इंटू 0.4 अपॉन 4। सॉल्व करोगे कितना आएगा? अल्फा की वैल्यू परसेंट में बच्चों कितनी आएगी? 20%। हेलो, हमने ए का, हमने बी का, हमने ए का, हमने बी का अल्फा निकाल लिया। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर 8 माइनस 3x ना टूटा हुआ है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? जिसने मुझसे पूछा है, सुनो बेटा, सुनो सुनो, 8 मोल थे अपने पास, 8 में से 3x चले गए, तो 8 में से 3, चलो और छोड़ो, आप अपने पास 8 8 मोल थे, 8 में से 3 मोल चले गए, तो कितने मोल चले गए? 3 मोल। तो 8 माइनस 3 तो बचा हुआ है ना। 8 में से जो चल के चला गया, जो बचा वो तो बचा हुआ है, वो टूटा हुआ कहां है? तो टूटा कौन? कितने मोल थे? 8। उसमें से कितने खर्च हो गए? 3x। तो 3x क्या है? जो खर्च हो गए, जो टूट गए। 8 में से 3x माइनस होके जो आएगा, जो भी आएगा, जो भी y है, वो तो बचा हुआ है ना यार, वो तो बचा हुआ है ना यार। विजय बेटा समझ में आ गया क्या? वो तो बचा हुआ है ना यार। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, तो मैंने आपको समझाया कि इस प्रकार से हमने अल्फा को निकाला। एक बार सभी बच्चे इस सवाल को ध्यान से देख ले, फिर अपन शुरू करते हैं सवालों का खेला। ध्यान से देख लो। अच्छा, अपन ने ये किया, अल्फा का मतलब ये है, ऐसे ऐसे लिखना था, ऐसे किया, ठीक है। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। एक रिएक्शन दे रखी है 2SO2 plus O2 is in equilibrium with 2SO3. Initial moles of SO2 and O2 are 8 and 4 respectively. If degree of dissociation is 50%, इस बार अपने को अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो अपने को बताना है फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ O2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है और SO3 का मोल फ्रैक्शन बताना है एट इक्विलिब्रियम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है नमन। नमन ने सबसे पहले सवाल का सही आंसर दिया, वेल डन बेटा। नमन की अच्छी बात यह है कि नमन ने दोनों पार्ट के सही आंसर दिए। बाकी बच्चे मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर दे रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे ने सबसे पहले दोनों पार्ट का आंसर दिया उसका नाम है नमन, सबसे पहले सही जवाब दिया। क्या बात, बहुत अच्छे बेटा। कुछ है नहीं सवाल में, सबसे पहले रिएक्शन को लिखो, इनिशियल मोल दिया है तो लिखो, नहीं लिखा है तो अज्यूम करो, खेल खत्म। मतलब 2SO2 plus O2 is in equilibrium with 2SO3. T is equal to 0 पर SO2 कितने मोल्स हैं? 8 मोल। O2 कितने मोल है? 4 मोल। तो जो दिया है वो लिख लो। इसके कितने मोल है? 0 मोल। समय बीतेगा, इक्विलिब्रियम आएगा, 8 में से कुछ टूटेगा, जो जाएगा स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में जाएगा। 4 में से कुछ टूटेगा, जो जाएगा स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में जाएगा, जो आएगा स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में आएगा।
सवाल खत्म हो गया यार। अपने को SO2 का अल्फा दे रखा है, तो अल्फा क्या होता है? टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। कितना टूटा? 2x। किसका दिया है? SO2 का। तो 2x अपॉन 8। ये 50% दे रखा है। आधे बच्चे परसेंट से घबरा जाते हैं। अरे परसेंट का मतलब 1/100 है यार। जब भी परसेंट आए, कुछ नहीं समझ में आए, 1/100 लिख ले। 2x/8 बराबर 50/100। x की वैल्यू बताइए, सभी लोग x की वैल्यू बताएंगे। क्या किया? रिएक्शन लिखा, इनिशियल मोल दिखा, सॉल्व क्या करना क्या था? आसानी तो है। मत करो जल्दी, प्लीज करो सही। सही करने की आदत डालो, जल्दी अपने आप होने लगेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू i2। अरे सवाल खत्म हो गया? हाँ सर खत्म हो गया। हमसे आगे क्या पूछा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ O2। तो O2 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे सर, आराम से निकल जाएगा। अल्फा बराबर टूटा हुआ। ये क्या होता है? ये टूटा हुआ। कितना टूटा है? 2। कितना लिया है? 4 इंटू 100, बोले तो 50%। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे? मोल फ्रैक्शन। अरे मोल फ्रैक्शन याद है क्या बच्चों? हेलो, मोल फ्रैक्शन याद है क्या? चलो सारी वैल्यू पुट करते हैं। एक्स वैल्यू कितनी है? 2। तो 8 माइनस 2x मतलब 8 माइनस 4 कितना हो गया? 4। 4 माइनस 2 2। 2 2 जा 4। ये क्या है? ये है मोल्स एट इक्विलिब्रियम। पर सवाल हमसे मोल नहीं पूछा है, सवाल हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा है। बोलो किसका पूछा है? सर SO3 का पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 इक्वल टू 4, मतलब SO3 की मोल अपॉन टोटल मोल। 4 4 8 2 10 10 कितना? 0.4। अरे कितना आसान है। पक्का सबको समझ में आ गया होगा। बोलो क्या सबको सवाल समझ में आया? अर्जुन ने कहा तुसी ग्रेट हो सर। क्या सबको सवाल समझ में आया? अरे अगर आया, वाह वाह वाह। अगले सवाल से चैलेंज शुरू हो गया। देखते हैं सबसे पहले। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है दीपक, ऐसा कोई नियम नहीं है। जितना बताया उतना सोचो, काहे को अपने से रूल बना रहे हो? होगा तो मैं बताऊंगा ना। ऑल राइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर है अगला सवाल। ये सवाल ऐसा है जिसमें बच्चा जानबूझ के जल्दबाजी में गलती करता है। तो जानबूझ के ये सवाल मैंने आपको जो दिया उसके बाद, ताकि आप उसमें आप गलती करें, और एक सवाल बना तो उसे फ्लो में करोगे आप सबके साथ, और इसमें गलती करोगे। तो गलती क्या करनी है मुझे वही बताना है इस सवाल में। बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ बच्चे सही आंसर देंगे। मोहम्मद फैज आलम ने इस सवाल का सबसे पहले सही आंसर दे दिया है। मोहम्मद फैज आलम ने क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन लेकिन प्रथम भार्गव ने इसका कंप्लीट आंसर दिया। बच्चे ने हर पार्ट का सही आंसर लिखा है। थर्ड फोर्थ पोजीशन पे दिया आंसर, बट उसने सभी पार्ट का सही आंसर दिया। मोहम्मद फैज आलम ने केवल केपी की वैल्यू बताई, बाकी सभी पार्ट के आंसर नहीं दिए। जबकि सवाल में दो पार्ट पूछा है, एक केपी पूछा है, दूसरा इनिशियल मोल पूछा है। अरे भैया इनिशियल मोल पूछा है, एज्यूम करना पड़ेगा। सर ने कहा था जब मोल नहीं दिया होगा हमें मानना पड़ेगा। पहले आपको मैं हिंट दे रहा हूं, हमें मानना पड़ेगा तो स्टोइशियोमेट्री मान लेना। तो H2 को अपन ने A मान लिया, I2 को अपन ने B मान लिया। एक बच्चा मुझसे कहता सर वन और वन क्यों नहीं माना? अरे यार जब अननोन है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के फॉर्म में मान लिया। अगर आप वन लेके चलोगे, सुन लो ध्यान से, बच्चा मुझसे पूछता है सर वन क्यों नहीं माना। अगर किसी बच्चे डाउट है, बेटा वन लेके चलोगे तो यही कंसंट्रेशन आए, कोई जरूरी तो नहीं है ना। ये कंसंट्रेशन किसी एक नंबर से दिया होगा, तो हमें नहीं पता वो क्या था, तो अपन ने ए और बी मान लिया। हिंट नंबर वन, ए और बी मान लिया। स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में जाएगा, उसी रेशियो में आएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया, मैं फिर भी सवाल को समझा देता हूं। आप गलती कहां करते हैं सुनिएगा ध्यान से, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, खास करके वो बच्चे जिनसे नहीं बना। सबसे पहले रिएक्शन को लिखो। आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जब कभी इक्विलिब्रियम का सवाल होता है उसमें रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस करके दिया होता है। क्योंकि अगर आपके ऊपर छोड़ दिया बैलेंस करने को, क्योंकि अगर आपके ऊपर छोड़ दिया बैलेंस करने को, देखो आप कैसे कैसे बैलेंस करोगे। और अगर रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन बदल गया तो के भी तो बदल जाएगा। इसीलिए अक्सर इक्विलिब्रियम के सवाल में बैलेंस रिएक्शन गिवन होती है, हमें रिएक्शन को खुद से बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। फाइन, तो अपने पास रिएक्शन दे रखी है। अब सवाल में
हमें जो दे रखा है एट इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड HIR दिस क्या दिया है, कंसंट्रेशन। कहां का दिया है, इक्विलिब्रियम का। तो पहले अपने इक्विलिब्रियम तक जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले t = 0 पे आते हैं। H2 के मोल A, I2 के मोल B मान लेते हैं। सर आपने 2A क्यों नहीं लिखा, बेटा याद रखो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में ही लिखना है। तो हमने उसे A और B मान लिया। चलेगा चलेगा साहब। अब सर समय बीतेगा, रिएक्शन में A और B टूटेगा, H2I2 टूटेगा, A में से कुछ चला जाएगा, B में से कुछ चला जाएगा, ये जो जाएगा स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में ही आएगा और आएगा। ये जो अपन ने माना, क्या माना, ये भी तो मोल है। कहां के मोल है, अरे कंसंट्रेशन दिया है। अरे सर कंसंट्रेशन का मतलब 10/V होता है। हाँ तो क्या V दिया है, अरे सर यही तो गलती कर दी, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना था। अब ये आप सबको अभी आवाज आ रही है? क्या अभी आवाज और वीडियो आ रहा है, प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है? हम आवाज वीडियो, और मैंने देखा वो आप लोग मैसेज कर रहे थे सर आवाज कट गई। आवाज आ रही है क्या? एक करके लैग हो रहा है। अब यही इंटरनेट है यार, इंटरनेट। हाँ अभी आवाज क्लियर आ रही क्या? आवाज आवाज साउंड ऑडियो ऑडियो क्लियर है क्या? नहीं है। एक एक सेकंड रुकिएगा सब लोग होल्ड करिएगा 1 मिनट। क्या अभी आवाज क्लियर आ रही है? आप सभी लोग अपने एंड पे भी रिफ्रेश कर ले, अभी आवाज क्लियर आ रही क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। वीडियो भी क्लियर आ रही? वीडियो भी क्लियर? हाँ ठीक ठीक। हाँ अभी प्रेजेंटेशन में शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट। ओके, क्या अभी तीनों चीजें क्लियर हैं? और ध्यान से फिर से मैं सवाल फिर से समझा रहा हूं, सुनो सुनो एक बार फिर जल्दी से। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। जिन बच्चों का फ्लू टूट गया उनके लिए 1 मिनट लगेगा। सबका ध्यान फिर से चाहिए, मैं फिर से सवाल समझा रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली। सवाल में अपने को रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को हमने एज इट इज लिख लिया। H2 plus I2 is in equilibrium with 2HI। अब सवाल में हमसे इनिशियल मोल पूछा है, तो अपने को इनिशियल मोल एज्यूम करना होगा। दोनों के मोल सेम हो भी सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हमें नहीं पता दोनों के मोल सेम है कि डिफरेंट है, तो अपन ने एज्यूम किया A और B। अब इसके B मोल है। मैंने स्टोइचियोमेट्री 1 ही ली क्योंकि मैंने कुछ देर पहले आपको सजेशन दिया कि बेटा जो स्टोइचियोमेट्री है उसी के रेशियो में ही आप कंसंट्रेशन एज्यूम करें। तो इसके ए मोल है ये, इसके बी मोल लिए। ये जो लिया अपन ने क्या लिया, मोल। अब सवाल में रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो ए में से कुछ टूट जाएगा, बी में से भी कुछ टूट जाएगा और कुछ बन के आएगा। जो जाएगा जो आएगा स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में आएगा। ए में से चला गया x, बी में से चला गया x और ये बना 2x।
बच्चा सवाल को पढ़ता है, H2I2HI का कंसंट्रेशन 1.2, 2.4, दे रखा है, तो वो कहता है यार अपने को HI का कंसंट्रेशन है 1.6, तो वो कहता है 2x बराबर 1.6, x बराबर 1.6 अपॉन 2 और सॉल्व करता है। बेटा ये गलत है सर, क्यों गलत है बेटा? ये जो आपने लिखा ये मोल है, सवाल में मोल नहीं कंसंट्रेशन दिया है, तो जब कंसंट्रेशन दिया है तो इक्वेट भी तो कंसंट्रेशन से ही करोगे ना यार। मोल दिया होता तो मोल से इक्वेट करते, कंसंट्रेशन दिया है तो कंसंट्रेशन से इक्वेट करेंगे, तो हमने जो लिखा वो क्या है? मोल। चलो इसे कंसंट्रेशन बना लेते हैं, तो कंसंट्रेशन बोले तो N बाई वी, मोल अपॉन वॉल्यूम, सवाल में वॉल्यूम दे रखा है तो 2x/2 b - x/2 a - x/2। अब अपन ने जो लिखा ना ये कंसंट्रेशन और कहां की? इक्विलिब्रियम, H2 की कंसंट्रेशन, I2 की कंसंट्रेशन, HI की कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को इक्वेट कर दो। सबसे बड़ी जो गलती करता है बच्चा वो यहीं पे करता है, जल्दबाजी में वो मोल को कंसंट्रेशन से इक्वेट कर देता है, लेकिन सवाल में हमें कंसंट्रेशन दिया है तो कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू आएगी 1.6। ये किसकी वैल्यू आई? x की। सवाल हमसे क्या पूछा है? सबसे पहले Kp, और हमसे क्या पूछा है? इनिशियल मोल। सबसे पहले इनिशियल मोल निकालने का, इनिशियल मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालने की बात हो रही, a माइनस एक्स बाई टू मोल नहीं है, सुनना ध्यान से, a माइनस एक्स बाई टू मोल नहीं है, ये कंसंट्रेशन है। b माइनस एक्स बाई टू मोल नहीं, ये कंसंट्रेशन है। 2x बाई टू मोल नहीं, कंसंट्रेशन है। सवाल हमसे क्या बोला है? मोल निकालने को। x की वैल्यू पता चल गई है, चलो मोल कैसे निकालेंगे देखना। मैंने क्या कहा? a माइनस एक्स अपॉन टू बराबर, ये किसकी कंसंट्रेशन है? H2 की। कितना दे रखा है? 1.2 बराबर 1.2। x की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करोगे a की वैल्यू आएगी। ठीक उसी प्रकार से b माइनस एक्स बाई टू बराबर 2.4, x की वैल्यू पता है, b की वैल्यू आ जाएगी, a आ गया b आ गया, मोल आ गया ना यार, तो जो a और b की वैल्यू होगी वही इनिशियल मोल होगी। पर सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, सवाल में हमसे क्या पूछा है? केपी। अब बच्चा दिमाग लगाता है, भाई केपी कैसे निकाले? मोल तो आ गया, तो उसको फॉर्मूला याद आया, यार मोल दिया है तो मोल से केसी निकाल ले, मोल से केसी निकाल ले, तो मोल से जैसे केसी निकलेगा वो सोचेगा यार केपी आ जाएगा, तो उसके मन में तुरंत फॉर्मूला आया केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी। बच्चे ने डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाली। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एनजी आता है 2 - 2 बोले तो 0 आता है। अरे यार डेल्टा एनजी 0 है, और जब कभी डेल्टा एनजी 0 होता है तो केपी बराबर केसी होता है, मतलब केसी निकाल लो वही केपी होगा, केपी निकाल लो वही केसी होगा। तो चलो क्या निकाले? केसी निकाले। अरे केसी क्यों निकाले बच्चे? अपने को एट इक्विलिब्रियम H2 का, I2 का, HI का कंसंट्रेशन दे रखा है, तो खेल खत्म है ना। जब केसी लिखते हो तो क्या लिखते हो? कंसंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम का होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। वैल्यू तो पुट करना है, वैल्यू पुट करिए। HI कितना है? 1.6 का होल स्क्वायर, H2 कितना है? 1.2, I2 कितना है? 2.4। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। इस प्रकार से केसी निकलेगा, और जो केसी आएगा वही केपी होगा, ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। इतना ही सवाल में था और कुछ नहीं। हर्षित बेटा अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो यार, आप केवल आप लिख रहे हो नो वॉइस, अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करें। आप सबके सामने सॉल्यूशन लिखा है, ध्यान से सॉल्यूशन को देखो और बताओ इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया। हाँ आंसर, कैलकुलेशन इज योर पार्ट बेटा, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं। What I'm talking is about approach. Calculation, ए और बी की वैल्यू निकालो ना यार, क्या कर रहे हो? ए और बी की वैल्यू निकालिए। ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो जो ए की वैल्यू आती है वो आती है 4 मोल, और बी की वैल्यू आती है 6.4 मोल, और जो केपी आता है 8/9। 8/9 इज द केपी। आएंगे बेटा आकाश, अभी केस आएंगे, भी सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, अभी जितना बताया उतना देखो, पहले इस सवाल को समझो। आपके मन में अपने से केस आने लगते हैं, नहीं केस हमें हम पे छोड़ दो, जो बताया पहले उसे देखो। ये ना देखो मैंने क्या किया, ये देखो मैंने क्यों किया, क्या क्या करेंगे अभी आएगा। हमेशा मैं कहता हूं एक बच्चे का एटीट्यूड चाहिए, क्या का नहीं, क्यों का नहीं, क्या का। हमने यही क्यों किया ये सोचो यार, क्यों ऐसा लिखा। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल आप सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया
तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। ये जो रिएक्शन है PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। इनिशियल प्रेशर दे रखा है, इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है, Kp और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। Kp और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। सबसे पहले सही आंसर दिया सचिन सौरभ ने, तुरंत आंसर दिया और इसने बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्म में आंसर दिया। इतना जल्दी कैसे लिखा इसने? सचिन सौरभ इतना बढ़िया आपने कैसे टाइप किया इतना जल्दी? कुछ तो माजरा है इसमें। इतना सेंटेंस आपने टाइप किया, कहीं टाइपिंग में एरर नहीं आया। सचिन सौरभ मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ तो लफड़ा है यार। इतना सही सही आंसर दिया और टाइपिंग कोई एरर नहीं है और बकायदे आपने वो सारे डिजाइन बना के आंसर भेजा है। अच्छा, एक बार मैंने दूसरी लिंक शेयर कर दी थी तो उस लिंक से उसके पास आ जाओगा। ऑलराइट, चलिए कोई बात नहीं। आपको सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व करना है यार। जो बच्चा ईमानदारी सॉल्व कर रहा वही है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे बैच का पीडीएफ पहले पा जाओ तो उससे आप आंसर देखो, ऐसा नहीं बेटा। ओके चलिए, PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। सबका ध्यान चाहिए एक बार फिर से, आप सबका ध्यान चाहिए। लिसन लिसन केयरफुली। अगर कोई रिएक्शन गैसियस है, अगर कोई रिएक्शन गैसियस है, जो कि ये रिएक्शन गैसियस है, जैसा कि हम मोल मान के करते हैं वैसा ही प्रेशर मान के भी करो। जैसा कि हम मोल मान के करते हैं वैसा ही प्रेशर मान के करो। अगर कोई रिएक्शन गैसियस है, ये रिएक्शन गैसियस है। अगर सवाल में दिया होता शुरू के 4 मोल तो आप क्या लिखते? 4। तो सवाल में 4 मोल नहीं 4 एटीएम दिया है तो मान लो 4 एटीएम है। क्लियर? मतलब जैसा हम मोल के साथ करते हैं वैसा ही प्रेशर के साथ भी करना है अगर कोई रिएक्शन गैसियस है। सवाल खत्म यार। T इक्वल टू 0 पे इसके 4 एटीएम है, इसके 0 एटीएम है। समय बीतेगा, PCl5 टूटेगा। एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा, 4 में से कुछ टूट जाएगा, इसका कुछ बन जाएगा, इसका कुछ बन जाएगा। इसको ऐसे समझो, PCl5 के कुछ मोल टूटेंगे। जब PCl5 के कुछ मोल टूटेंगे तो उसका प्रेशर भी कम होगा, मतलब 4 में से कुछ प्रेशर जाएगा। क्यों जाएगा? अरे मॉलिक्यूल जाएंगे ना, PCl5 के मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो उसका प्रेशर कम हो रहा है। PCl3 के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, उसका प्रेशर आ रहा है, Cl2 का प्रेशर आ रहा है। तो वही वाली बात है कि जैसा हम मोल के साथ करते थे वैसा प्रेशर के साथ करें। बस दिमाग में रहे, यहाँ प्रेशर लिखा है, ये मोल नहीं है। ये प्रेशर है, ये मोल नहीं है। तो 4 - x क्या है? PCl5 का प्रेशर है। और किसी भी गैस का जो अपना खुद का प्रेशर होता है वही पार्शियल प्रेशर होता है। मतलब 4 - x क्या है सर? 4 - x है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। x क्या है सर? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। ये x क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। खेल खत्म है बेटा। अपने को एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर 6 दे रखा है। हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए सर? हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम पर 4 - x प्लस x होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए? 6 के बराबर। x कट जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अरे सवाल खत्म हो गया बेटा। x आ गया क्या? हाँ सर आ गया। जैसे ही x आया तो 4 - x मतलब 2, x मतलब 2, x मतलब 2। हमसे पूछा क्या है? Kp। किसको भी बता देगा सर Kp इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन 2। कितना? 2। और हमसे क्या पूछा? अल्फा। हेलो, PCl5 का अल्फा कितना टूटा? 2। कितना लिया? 4 इंटू 100। बोले तो 50%। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिससे सवाल नहीं बना होगा, नहीं समझ में आएगा। पूरा किया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है चलेगा, बट अप्रोच में किसी को डाउट तो नहीं है ना? अप्रोच में किसी को डाउट तो नहीं है ना? सबसे पहले एक बच्चे ने आंसर दिया था मोहम्मद बेटा, लेकिन उसने वही है कि मतलब उसकी आंसर पे की वैलिडिटी पे सवाल खड़ा हो गया। तो अब उसने बताया भी नहीं, सौरभ ने बोला भी नहीं सर मैंने दिया था, मैंने दिया था। मतलब उसको क्लेम तो करना चाहिए ना भाई। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आउट होता है तो बॉलर कितना तेजी से क्लेम करता है ना? तो उसने क्लेम भी नहीं किया, तो मतलब अब ऑल राइट ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। बेटा ऐसा नहीं करना है।
हाँ हाँ, आपको पता है आप सही कर रहे हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हैं। मैंने फिर कहूंगा, सही देना ज्यादा जरूरी है पहले देने से। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। प्लीज सभी सवालों को अटेम्प्ट करें। किसी बच्चे के पास अगर दूसरे बैच के लिंक है तो आंसर नहीं दो, वरना आप सीख नहीं पाओगे। ये जो मैं आपके अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग डेवलप करता हूं, आपके अंदर एक्यूरेसी यहीं से आएगी। एक बच्चा एग्जाम में वैसे ही परफॉर्म करता है जैसा मैं उसे यहां पे ढाल रहा हूं। ठीक है, ये एग्जाम के माहौल में आप ढलोगे तो प्लीज बेटा, जिनके पास लिंक उससे मत देखो, खुद से सॉल्व करो यार। For SO3 is in equilibrium with SO2 plus half O2, partial pressure of O2 at equilibrium is 2 atm and total pressure is 8 atm, then find Kp and initial pressure of system. हमें Kp बताना है और इनिशियल प्रेशर बताना है। बहुत सारे बच्चों से बन जाएगा सबसे, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया है। जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, बहुत अच्छे, उसका नाम है नमन। नमन ने इस सवाल का बहुत पहले सही आंसर दिया, लेकिन जो मुझे लग रहा बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व करके आंसर दिया है। आदर्श बेटा, एक बार अपने कैलकुलेशन को चेक करिए। मोहम्मद मुशर्रफ ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, प्रथम भार्गव ने भी सही आंसर दिया। वाशु बेटा अपना कैलकुलेशन चेक करिए, वाशु गोयल। धीरज बेटा आपने एक पार्ट का आंसर दिया, मुझे दोनों पार्ट के आंसर चाहिए। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, लाइन से आंसर आ रहे हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑलराइट, देखो बहुत आसान है यार, इसमें करना क्या था। अपने सामने रिएक्शन है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दे रखा है, टोटल प्रेशर 8 एटीएम है, हमें केपी और इनिशियल प्रेशर बताना है। तो जैसा मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था, अगर कोई रिएक्शन गैसियस है तो उसमें उसको वैसे ही सॉल्व करो जैसा मोल मान के सॉल्व करते हो, बस मोल की जगह प्रेशर ले लो। मतलब T इक्वल टू 0 पे आप मान लो कि इसका जो प्रेशर है इनिशियल वो P है। अरे सर, मोल क्यूब, हाँ मान लो, क्योंकि गैसियस रिएक्शन है और सारी बातें प्रेशर के फॉर्म में ही कर रहा है। अरे जितना भी डाटा दिया है प्रेशर का है, केपी पूछा है ना यार, इसलिए प्रेशर मान लिया। कहीं केसी की बात करता तो मोल मान लेते, अभी आएंगे वो भी सवाल। तो अपन ने टी स्क्वायर 0 पे पी मान लिया, समय बीतेगा, इक्विलिब्रियम आएगा, पी में से कुछ चला जाएगा, जिस रेशियो में स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में आएगा। पी माइनस एक्स क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम। एक्स क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 एट इक्विलिब्रियम। प्लीज आपका पूरा ध्यान चाहिए, चैट बॉक्स में लिखने ज्यादा, आपका सुनने में ध्यान होना चाहिए। x/2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम। ये तीनों का पार्शियल प्रेशर आ गया है। अरे सवाल खत्म हो गया है। सर कैसे? P माइनस एक्स प्लस x/2 बराबर R। हेलो, उसके पहले आपको सवाल में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दे रखा है। ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? किसी गैस का अपना खुद का प्रेशर कितना है? x/2। कितना है? 2। x कितना है? 4। लो, x की वैल्यू हमें पता चल गई, p निकल जाएगा। बच्चों जो आप इसे सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को, तो बोलो p कितना आएगा? सर जब यहां सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आएगी 6। कितनी आई? 6। p क्या है? इनिशियल प्रेशर। अरे समझ में आया क्या? p क्या है? इनिशियल प्रेशर। लो, हमने सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लिया, पर सवाल हमसे p बस नहीं, हमसे kp भी पूछा है। तो kp क्या होगा? SO2 का पार्शियल प्रेशर यानी कि x, O2 का पार्शियल प्रेशर यानी कि x/2। यहां बच्चा गलतबाजी करता है, भूलना नहीं है कि जब आप केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ, स्टोइचियोमेट्री भी लगाना है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3। बस वैल्यू को तो पुट करना है। SO2 का पार्शियल प्रेशर कितना आया? x बोले तो 4। O2 का पार्शियल प्रेशर कितना आएगा? x/2 बोले तो 2। 2 की पावर हाफ। SO3 का पार्शियल प्रेशर कितना आया? 6 माइनस 2 बोले तो 4। अरे आंसर आ गया क्या?
कोई बात नहीं प्रथम बेटा, कोई बात नहीं प्रथम बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप आंसर निकाल रहे हैं सही, बस आप तसल्ली में रहें। अच्छा 6 - 4 होगा, हाँ ये होगा 6 - 4, ये कितना हो जाएगा 2। तो द करेक्ट आंसर इज 2√2। केपी की वैल्यू होगी 2√2। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या आप सबको सवाल समझ में आया? क्या आप सबको सवाल समझ में आया? अगर सवाल समझ में आया तो अगले सवाल में पूरी क्लास से आंसर की उम्मीद कर रहा हूं मैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप सबके सामने अगला सवाल है। ये जो सवाल है एक्चुअल में ये ऑप्शन बेस्ड सवाल है, लेकिन इसे अपन ने थोड़ा डेरिवेशन के रूप में कर दिया है, और इस सवाल के माध्यम से आपको मैं कुछ सिखाना भी चाहता हूं। जो सवाल है उसमें लिखा है 2Br is in equilibrium with 2NO plus Br2, ठीक है। P is total pressure at equilibrium. Then find Kp if alpha is very less than unity. हमें Kp की वैल्यू बतानी है, और ये मानते हुए कि जो अल्फा है वो यूनिटी से बहुत छोटा है। मैं सही बताऊं, Kp Kc के जो सवाल होते हैं, मतलब Kc से Kp करो, बहुत आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो इस प्रकार के सवाल में आपको पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ जाता है। बिना पूरा एक्सप्रेशन लिखे आप इन सवालों को करने की जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा, मैच नहीं करता। इन्हीं सवालों के लिए मैं तब से आपको सवाल का पूरा तरीका बता रहा हूं। रिएक्शन लिखो, फिर ऐसे करो, -x करो एंड सो ऑन। क्लियर? अब ये जो सवाल है मुझे इसमें केपी का एक्सप्रेशन बताना है, एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है। अब यार हमें इसमें इनिशियल मोल नहीं दिया है, तो जो मैं आपको सजेशन दे रहा था कि अगर कभी किसी सवाल में इनिशियल मोल नहीं गिवन है, राइट, तो आप जो इनिशियल मोल एज्यूम करें वो स्टोइचियोमेट्री के बराबर ही एज्यूम करें। अब जब स्टोइचियोमेट्री के बराबर एज्यूम करोगे, ठीक है, तो आपने कितना एज्यूम किया 2। बच्चा एक मुझसे यहां डाउट पूछ सकता है, सर आपने H2 के केस में A और B माना था, यहां पे 2A क्यों नहीं माना? बेटा अगर हम A के फॉर्म में लेके चलेंगे, बेटा अगर हम A के फॉर्म में लेके चलेंगे तो अंत में जो Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें दो वेरिएबल आएंगे, एक अल्फा का भी आएगा, एक A का भी आएगा। हम इस वेरिएबल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उसमें केवल अल्फा ही एक वेरिएबल है। तो हमने हमने जो इनिशियल मोल्स एज्यूम किए वो कितने एज्यूम किए 2। स्टोइचियोमेट्री कितनी है 2, तो हमने कितने एज्यूम किए 2। अब सवाल यहां से शुरू हो जाता है, कैसे? रिएक्शन को लिखा, फिर ये हो गया 2, ये है t = 0, समय बीतता जाएगा, एक दिन इक्विलिब्रियम आएगा, 2 - 2 अल्फा। अरे यहां मैं लिख सकता था 2 - x, क्या लिख सकता था 2 - x, नहीं 2 - 2x। लिसन केयरफुली, यहां पे मैं लिखता 2 - 2x, लेकिन यहां पे सवाल अपने से अल्फा के फॉर्म में बातें कर रहा है। याद करो अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। हेलो, तो यहां पे अपन ने क्या लिखा 2 - 2 अल्फा, यहां पे क्या लिखा 2 अल्फा अल्फा। अगर हमसे अल्फा की बात नहीं करता तो वहीं यहां पे हम x लेके चलते, लेकिन यहां पे अल्फा की बात कर रहा है, इसलिए अपन किस फॉर्म में लेके चल रहे हैं, अल्फा के फॉर्म में। ये जो लिखा ये टोटल मोल्स है, क्या है ये, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सॉरी ये है मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स जोड़ेंगे तब ना आएगा। ये जो आपके सामने लिखा, ये लिखा मोल्स एट इक्विलिब्रियम, क्या लिखा बच्चों, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये इसके मोल हो गए, इसके मोल हो गए, इसके मोल, ठीक। लेकिन हमें किसका एक्सप्रेशन लिखना है, Kp का, और हमें टोटल प्रेशर दे रखा है P। तो आपको याद हो पहली क्लास में या दूसरी क्लास में मैंने एक सवाल कराया था, जिसमें ऐसा सवाल कराया था, जिसे पुरानी स्लाइड नहीं है तो नहीं दिखा सकता। सवाल ऐसा था, अपन ने सबसे पहले मोल लिखा था, फिर मोल से मोल फ्रैक्शन लिखा था, फिर मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर लिखा था। याद आया? वही कहानी यहां करनी है। तो मैंने उस समय कहा था कि बेटा Kp Kc बराबर RT की पावर डेल्टा Ng, Kp Kc RT की पावर डेल्टा Ng। सवाल ऐसे करो तो उसके लिए टेम्परेचर दिया होना चाहिए, लेकिन उस सवाल में टेम्परेचर दिया, आपको मैं पुराना सवाल दिला रहा हूं, याद दिला रहा हूं। उस सवाल में टेम्परेचर नहीं दिया था तो अपन ने पूरा लिख के सॉल्व किया था, तो वही किस्सा यहां पर भी करना पड़ेगा। हमें क्या दे रखा है, मोल। अब मोल से हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन। सर आप मोल फ्रैक्शन की बात क्यों कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए। सर आपको पार्शियल प्रेशर क्यों चाहिए, अरे जब हम Kp का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO Br, यही तो लिखेंगे ना यार।
तो इसका पार्शियल प्रेशर कब मिलेगा? जब हमें मोल फ्रैक्शन मिलेगा। क्यों? हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मेरा ध्यान कहां गया अब? मोल फ्रैक्शन निकालने में। हमें क्या पता है? मोल। यहां से क्या निकल जाएंगे? टोटल मोल। टोटल मोल कितने हो जाएंगे? यहां से हमें क्या मिल जाएगा? टोटल मोल। जो टोटल मोल निकल के आएगा बच्चों, वो टोटल मोल कितना आएगा? 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। 2 अल्फा कट जाएगा। टोटल मोल कितना आएगा? 2 प्लस अल्फा। अरे टोटल मोल आ गया क्या? तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे सर? जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल मोल। जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल मोल। जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल मोल। ये क्या लिखा अपन ने? मोल फ्रैक्शन। हमें क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दे? टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर से। यहां तक किसी को दिक्कत है? पहले ये बताओ। हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया। यहां तक किसी दिक्कत है? सबसे पहले अपन ने मोल माना, मोल से मोल फ्रैक्शन माना, मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर निकाला। सर आपने पार्शियल प्रेशर की बात क्यों की? क्योंकि मुझे केपी चाहिए। सर केपी क्यों चाहिए? सवाल पूछा है तो केपी एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर लिखना पड़ेगा। अब हमने पार्शियल प्रेशर लिखना था, इसलिए अपने सारा किस्सा किया, खेल खत्म। जैसे ही आपके पास पार्शियल प्रेशर आया, तो पार्शियल प्रेशर के बाद आपने इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिखा। सुनिएगा ध्यान से। पार्शियल प्रेशर आया, अब हम सारी वैल्यू केपी में पुट कर रहे हैं। सारी वैल्यू केपी में पुट कर रहे हैं। ये है, जैसे आपने केपी पुट किया, तो मैं कुछ देर पहले अभी केपी का एक्सप्रेशन लिख रहा था। तो केपी का एक्सप्रेशन क्या था बच्चों? पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr। तो वही हुआ अल्फा वाला रिलेशन जो आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर। तो 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू पी का स्क्वायर। अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू पी अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू पी का स्क्वायर। लिसन केयरफुली। सवाल कह रहा है अल्फा इज वेरी लेस देन यूनिटी, मतलब जो अल्फा है बहुत छोटा नंबर है। ऐसा समझो ना, 2 प्लस 0.0001 करोगे तो ये कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। मतलब 2 में से जब अल्फा जुड़ेगा तो जो अल्फा है बहुत छोटा है। 2 में जब अल्फा जुड़ेगा तो जो अल्फा है बहुत छोटा है। तो 2 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? सर 2 प्लस अल्फा लगभग 2 हो जाएगा। 2 प्लस अल्फा कितना होगा? सर 2। 2 प्लस अल्फा कितना होगा? 2। अरे 2 प्लस अल्फा 2 है, तो 2 माइनस 2 अल्फा भी तो 2 होगा। क्यों? मान लो लिखा है 2 माइनस 2 इंटू 0.00001, वो कितना होगा? अरे 2 ही तो होगा ना। मतलब अगर किसी नंबर में बहुत छोटा छोटा नंबर माइनस हुआ या बहुत छोटा नंबर ऐड हुआ, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? एज इट इज वही रहेगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है तो 2 प्लस अल्फा 2 होगा, 2 माइनस अल्फा 2 होगा, खत्म। इसे 2 लिख दो, 2 लिख दो, 2 लिख दो, 2 लिख दो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे आपके सामने केपी का एक्सप्रेशन आएगा। जो केपी का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा अल्फा क्यू पी बाई 2। जो केपी का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा अल्फा क्यू पी बाई 2। तब तक बाकी लोग इस सवाल का सॉल्यूशन देखो। एक बच्चा मुझसे डाउट पूछ रहा है, सर आपने पहले क्वेश्चन में, सुनो, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, सर जैसे आपने पहले क्वेश्चन में रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्री को प्रेशर मान लिया, इसमें क्यों नहीं माना? बेटा मैंने शुरू में कह दिया, ये जो सवाल है ऑप्शन बेस्ड था। मतलब इसमें जो ऑप्शन थे ना, उस ऑप्शन में अल्फा और पी का एक्सप्रेशन था, राइट? उस ऑप्शन में अल्फा और पी का एक्सप्रेशन था। तो इस ऑप्शन से मैच कराने के लिए हमने किया। मतलब अगर आपके जहन में ये सवाल है, सब लोग सुनिएगा, अगर इसमें डाटा दिया होता, क्या दिया होता? डाटा। क्या दिया होता? डाटा, मतलब कोई वैल्यू दी होती, और आपके जहन में ये सवाल है कि सर क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 2NOBr इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO प्लस Br2, क्या ऐसा कर सकते हैं? इसका प्रेशर हम ले ले 2p। हाँ 2p में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल, मैंने पहले कहा कि जो सवाल है ऑप्शन बेस्ड है। इस सवाल के माध्यम से मैंने आपको फिर से याद दिलाया कि किस प्रकार से मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर से केपी लिखा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बहुत छोटा था तो कैसे नेगलेक्ट किया, ये कंसेप्ट बताया। सर आपने सेकंड लाइन में 2 माइनस 2 अल्फा क्यों लिखा? अरे यार हमें अल्फा के फॉर्म में रिलेशन चाहिए, एक्स के फॉर्म में नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम जब अमाउंट्स की बात करते थे टोटल, तो एस लिखते थे। आज सवाल में कह रहा है पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम देन फाइंड केपी इफ अल्फा इज वेरी लेस देन यूनिटी। मैंने जैसा कहा फिर से कह रहा हूं, हमें ये ऑप्शन की मदद से पता चला कि अपने को जो लिखना है उसमें अल्फा का एक्सप्रेशन चाहिए। तो वो सवाल ऐसा था, उसमें 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था
अल्फा क्यूब पी बाई टू लेट से, दूसरा ऑप्शन था अल्फा इंटू पी बाई अल्फा इंटू पी बाई 4 का स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन था पी अपॉन अल्फा क्यूब, और चौथा ऑप्शन था 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, कुछ ऐसा ऑप्शन था। अब इस ऑप्शन को देख के हमें बताना है, इस ऑप्शन को देख के हमें बताना है क्या करना है। क्लियर? तो इस ऑप्शन को जस्टिफाई करने के लिए अपने सारा तरीका किया, इस ऑप्शन को जस्टिफाई करने के लिए अपने सारा तरीका किया। तो करना क्या है, मोल, मोल से मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर से अपने को सॉल्व करना था केपी। हाँ बेटा आया हुआ है, ऐसा आए हुए हैं, एग्जैक्टली आए हुए हैं, एग्जैक्टली आए हुए हैं। एग्जैक्टली बेटा आप सबके सामने स्क्रीन पर है। घर जाने की जल्दी तो नहीं है ना यार, घर जाने की जल्दी तो नहीं है, घर में तो बैठे हो। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल, एक सवाल और करेंगे, एक सवाल और। बेटा रख के देखो, रख के देखो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ यार वो चारों ऑप्शन जस्टिफाई नहीं कर रहे। NH4HS, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, ये लिखा हुआ है NH4HS सॉलिड, ऐसे लिखा हुआ है, इज इन इक्विलिब्रियम विद NH3 गैस प्लस H2S गैस, राइट। सॉलिड NH4HS हालांकि लिखा भी हुआ है, is placed in a container already containing ammonia at initial pressure of 0.5 atm. If the total equilibrium pressure is 0.84 atm, then find Kp of reaction. सही बताऊं, इक्विलिब्रियम में सवालों का वेरिएशन आपको सीखना है। थ्योरी के नाम पे जब चैप्टर खत्म होगा, मैं 5 मिनट के अंदर सारी थ्योरी आपको रिवाइज कराऊंगा, आप देखना। मतलब थ्योरी इसमें 5 से 10 मिनट की है, यहां पे है सवालों का वेरिएशन, और जितने तरह तरह के सवाल करोगे आपका माइंड उतने ज्यादा इसमें वेरिएशन को सोच पाएगा। ये जो सवाल है इसमें एक सॉलिड है, दो गैस है, हमें अमोनिया का इनिशियल प्रेशर दे रखा है और हमसे पूछा हुआ है केपी ऑफ द रिएक्शन। मैंने मन ही मन में सोचा यार इस रिएक्शन का जो केपी का एक्सप्रेशन होगा वो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S होगा। मतलब कुछ भी तरीका लगा के मैं इन दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लूं, सवाल खत्म होगा। सर NH4HS का पार्शियल प्रेशर नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? भाई ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। मतलब अब अपने को सारी जद्दोजहद जो करनी है वो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर निकालने की करनी है। सवाल में हमें जो दे रखा है डाटा, एक तो दे रखा है प्लेस्ड इन अ कंटेनर ऑलरेडी कंटेनिंग अमोनिया एट इनिशियल प्रेशर, मतलब अमोनिया का इनिशियल प्रेशर दे रखा है। तो जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हम लिखते चले गए। मतलब हमसे उसने T=0 पर अमोनिया का प्रेशर बोला हुआ है, तो T=0 पर जो अमोनिया का प्रेशर है बच्चों वो कितना है? 0.5 atm, और H2S कितना है? 0। अब सुनना, NH4HS टूटेगा, आपका ध्यान चाहिए, NH4HS टूटेगा। जब ये टूटेगा तो क्योंकि सॉलिड है, अब सॉलिड है तो हमें इसके एक्टिव मास को कितना लिखना है? 1। इसका प्रेशर नहीं लिखा जाएगा। जब भी केपी का एक्सप्रेशन आएगा उसमें इन दोनों का पार्शियल प्रेशर लिखा जाएगा, तो इसके प्रेशर से हमें मतलब नहीं। हमें सोचना है कि जब ये टूटेगा, टूट के अमोनिया H2S बनेगा, तो इसी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में आएगा, ये इसी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में जाएगा। ये कितना जाएगा दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें केपी का एक्सप्रेशन लिखना है और उसमें जो पार्शियल प्रेशर है NH4HS का नहीं आएगा। ये तो पता है कि जब ये आएगा तो 0.5 प्लस x और ये x के रेशियो में आएगा। मतलब इसका प्रेशर कितना है? 0.5 प्लस x, इसका कितना है? x। तो जब इक्विलिब्रियम आया है उसमें दो ही गैस है, एक अमोनिया गैस है और दूसरी H2S गैस है। दोनों गैसेस को जब आप ऐड करोगे तो दोनों गैसेस को ऐड करके जो प्रेशर मिलेगा वो मिलेगा टोटल प्रेशर, और की वैल्यू दे रखी है 0.84 atm। कितनी दे रखी है? 0.84 atm। क्लियर? यहां से x सॉल्व होगा और x सॉल्व होते ही आंसर आएगा। आप सबको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने हिंट दिया, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। बाकी बच्चों ने मुझे आंसर बता दिया, बहुत अच्छे। सभी लोग x की वैल्यू निकालेंगे और फिर केपी निकालेंगे। x की वैल्यू निकाल के केपी निकालेंगे। आसान हो गया सवाल, अभी बहुत आसान हो गया। और जो आंसर है इस सवाल का
इस सवाल का जो आंसर है वो है x की वैल्यू 0.17 118 स्क्वायर। घर में कुछ उन्होंने मुझे पूरा आंसर दिया 0.1139। बेटा आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपसे फिर से दोहराऊंगा, ऐसे पढ़ो जैसे पहली बार पढ़ रहे हो, नंबर 1। और कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करें। जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया उसका नाम है कुमार मृणल। कुमार मृणल ने सबसे पहले सही आंसर दिया। हालांकि राहुल ने भी दिया, लेकिन राहुल बेटा आपका आंसर है 0.17, है ना? तो आंसर 0.11 है, इसलिए आपका नाम नहीं ले रहा हूं मैं। कुमार मृणल ने सबसे पहले सही आंसर दिया। एक बच्चा कह रहा है साहिल सर 0.5 प्लस एक्स क्यों लिखा? बेटा पहले प्रेशर 0.5 था, पहले प्रेशर 0.5 था, अब उसमें से कुछ और अमोनिया गैस बनी, तो जब और अमोनिया गैस बनेगी तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? साहिल मैं आपसे पूछ रहा हूं, साहिल पहले 0.5 था, जब कुछ और अमोनिया गैस बनेगी तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? साहिल कहां चले गए? हाँ, तो इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा कैसे लिखे? प्लस करके लिखे कि माइनस करके लिखे? प्लस करके लिखे कि माइनस करके लिखे? 0.5 प्लस लिखे कि माइनस? वही तो लिखा हुआ है 0.5 प्लस एक्स। सर आपने एक्स ही क्यों कितना बड़ा है? तो 0.5 प्लस एक्स मान लिया। ऑलराइट, अभी इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं जो कि बहुत सारे सवाल हैं। ऑलराइट, तो आज के इतना ही। मैं आप सबसे हैंडआउट शेयर कर रहा हूं आज की क्लास का। आपको जो होमवर्क दिया वो होमवर्क अटेम्प्ट करेंगे सभी लोग। जिनके पास लिंक है वो बच्चे जा सकते हैं, जिनके पास लिंक है वो बच्चे जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। जिनके पास लिंक नहीं वो वेट करेंगे हैंडआउट के लिए, जिनके पास लिंक नहीं वो वेट करेंगे हैंडआउट के लिए। थैंक यू सो मच बेटा। सभी लोग जाएं, प्लीज जितना पढ़ा है उससे रिवाइज करेंगे, प्लीज जितना पढ़ा है उससे रिवाइज करेंगे।